नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिसको रिसेंटली 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है एंड साथ ही साथ जो उसकी फर्दर परचेजिंग है उस पर भी बैन लगाया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है क्या एंड इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों किया गया है, तो हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है क्या। एक्चुअली इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है वो एक डोनेशन सिस्टम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के थ्रू केवल वही पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन को ले सकती थी जिन्होंने जनरल इलेक्शन में 1% वोट को गेट किया हो। अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वे इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन नहीं ले सकती थी। तो जब से इलेक्ट्रो बॉन्ड्स की स्टार्टिंग हुई है 2017 से, तब से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं एंड कई बार इनको हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। एंड जिसके बाद 15 फरवरी को इस पर एक जजमेंट आया एंड जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एंड साथ ही साथ उनको डिसकंटिन्यूस किया गया आगे के लिए। तो आगे के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन नहीं दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों किया है, इसके पीछे भी रीज़न है। बिकॉज 2017 से पहले जो डोनेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था 2017 के बाद, क्योंकि 2017 में ही इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर जो हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स हैं उनको लाया गया। एंड इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकता था। एंड जो डोनेशन का जो अमाउंट था वो 1000 से लेके 1 करोड़ के बीच का था। तो इन अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन करते हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के थ्रू, तो इन दिस केस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उसका नाम या फिर उसका एड्रेस या फिर कह सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2017 से पहले का जो डोनेशन सिस्टम था वो 3 एक्ट के अंडर कैटराइज किया गया था। तो तीनों एक्ट है 1951 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनी एक्ट 2013। तो इन तीनों एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन करती है एंड वो डोनेशन का 20,000 से अबव है, तो इन दिस के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको एक लिस्ट या कैसे एक रिपोर्ट बनानी पड़ती थी जिसके अंडर उसको ऐसे पर्सन का या फिर ऐसी कंपनी का नाम या फिर कहते हैं एड्रेस या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिवील करना होता था जिसने उस पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से अबव का डोनेशन दिया है। लेकिन 2017 के बाद का जो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। तो तब से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था एंड कहीं पर जो अदर जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसको चैलेंज भी किया है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स है एंड ये डोनेशन सिस्टम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। बिकॉज इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को किसी भी सिटीजन को ये राइट नहीं था कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये जान सके कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना डोनेशन मिल रहा है इस इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के थ्रू एंड ये डोनेशन दे कौन रहा है, उसका नाम उसका एड्रेस है उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पता नहीं कर सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े कंसर्न का क्वेश्चन था। बिकॉज इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी कंपनी अपनी ब्लैक मनी को अवॉइड कर सकती थी बहुत इजीली। एंड यहाँ पर आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 2017 से जब से ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रो बॉन्ड्स को 2022 तक इस मोड के थ्रू 10,000 करोड़ रुपीस का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा चुका था। एंड इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिशरीज है वो 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड 24 रीजनल पार्टीज। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है 2017 से 2022 तक का जो 10,000 करोड़ का जो डोनेशन मिला है उसमें 53% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है एंड 10% केवल कांग्रेस को एंड जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है बाकी उनको। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो डोनेशन है वो दिया गया है। अगर आप मतलब यहाँ पर आपको और भी जानकारी हैरानी होगी 2022 से 2023 तक का जो डोनेशन है इस फाइनेंशियल ईयर में वो था अराउंड 2100 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि 2100 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है जिसमें से 61% केवल बीजेपी को जाता है एंड
उस 6% कांग्रेस को, बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा एस्टिमेट लगाए रफली, आप समझिए कि हमारे यहाँ पर जो सीट है लोकसभा में वो अराउंड 500 के आसपास है। अगर सभी पर अगर आप एक अनुमान लगाए, अगर 3000 का आप एस्टिमेट लगाए, तो एक सीट पर, जो एक लोकसभा सीट पर आप अराउंड लगा सकते हैं कि 6 करोड़ रुपीज़। तो एक सीट पर 6 करोड़ रुपीज़ का डोनेशन समझिए आप। तो इतने बड़ा का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, तो क्या वे जो इलेक्शन है, क्या उसको पैसे के बल पर उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बिकॉज आप समझ सकते हैं, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन वो पॉलिटिक्स के अंदर जाना नहीं चाहता। अगर वो चला भी गया तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ ले। बिकॉज हमारे यहाँ पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है एंड एक माइंड सेट कर दिया गया है कि जो इलेक्शन है वो केवल पैसे वालों का खेल है। मैं खुद एक गांव से आता हूँ एंड गांव में जब हम वोट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ स्लोगन्स गाए जाते हैं एंड उस स्लोगन में आपको एक स्लोगन सुनाता हूँ। स्लोगन वहाँ पर कुछ इस तरह का था जो मैंने सुना था कि अगर नहीं कर सकते खर्चा तो वापस ले लीजिए पर्चा। यहाँ पे पर्चे से मतलब है नॉमिनेशन। अगर आप अपना खर्चा नहीं कर सकते तो आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। मैं केवल बात कर रहा हूँ एक छोटे से इलेक्शन की, जो प्रधानी या फिर जो जिला पंचायत इलेक्शन होते हैं। जब इतने छोटे से इलेक्शन में हमारे लोगों की सोच ये है, तो लोकसभा या फिर जो लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उनमें किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता होगा पैसे के बल पर। तो आप समझ सकते हैं कि कॉमन मैन जो इलेक्शन अगर लड़ना भी चाहे तो शायद वो नहीं लड़ सकता। बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पैसों का खेल बन चुका है एंड बना दिया गया है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके थ्रू। तो आप खुद समझिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन से पहले आप पे लाखों या करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो बाद में जब वो इलेक्ट हो जाएगा वो क्या हाल करेगा आपका एंड आपके देश का। तो ये बहुत समझने वाली क्वेश्चन है। एंड वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इन द लास्ट में आप सभी से कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहूँगा एंड आपसे रिक्वेस्ट भी यही है कि अभी हमारे लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं एंड ये आपका इंडिविजुअल राइट है कि आप वोट किसको दें। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि वोट आपको किसको देना है। लेकिन मैं यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए अराउंड 90% से अबव। क्योंकि जब तक हम खुल के वोट नहीं करेंगे, ओके, एंड जो वोटिंग है, ये मेरा खुद का सजेशन है आपके लिए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि मेरा सजेशन ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सजेशन मेरा कुछ इस तरह से है कि जब भी आप इलेक्शन में वोटिंग करें तो आप वोटिंग ये देख के ना करें कि नेशनल पार्टीज़ क्या है, ओके, या फिर रीजनल पार्टी कौन है। केवल आप ये देख के वोट करें कि आपका जो लोकल कैंडिडेट है वो कौन है, क्या वो पढ़ा लिखा हुआ है, या आपकी बात को वो जहाँ पे वो जा रहा है, क्या वो लेजिस्लेचर हो सकती है या फिर वो लोकसभा हो सकती है, क्या वहाँ पर वो आपकी बात को उठा सकता है, हाँ या ना। ओके, तो ये चीज़ अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। केवल एक नाम के बेस पर आप कभी किसी को वोट मत कीजिए। ओके, तो वैसे ही आपका खुद का राइट है कि आपको वोट किसको देना है। एंड बस इन द लास्ट में ये कहूँगा कि आपके पास यू हैव ऑप्शन फॉर नोटा। अगर आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो आप नोटा पे क्लिक कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आप अपनी वोट को ज़रूर देने जाएं। वोट आपका अधिकार है एंड वोट को देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो इलेक्शन ये आने वाला है 2024 में, इसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो अराउंड 90% के आसपास हो। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।